हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने कल झारखंड का नदियों का पार्ट 2 अपलोड किया था, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का मैटर का पार्ट 3 अपलोड कर रहा है। इससे पहले क्या था कि पार्ट 1 पार्ट 2 को किए थे। ये आपका साइंस से रिलेटेड ये आपका 25वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 24 क्लास कर चुके हैं, जो क्लास 10 से रिलेटेड था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्लास 9 में एंट्री किए हैं, जिसमें से हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो 9 क्लास का जो 2 चैप्टर है उसको मिलाकर एक चैप्टर बनाया है मैटर। उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो और डाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें 20-20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आज हम लोग 41 to 60 डिस्कस करेंगे और हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन डिस्कस करते करते हम इस चैप्टर को भी समझेंगे। और अभी आपका एग्जाम बहुत सामने है, तो आप ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको करते हुए आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आपको चैप्टर पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मैं सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। तो चलिए शुरू करते, देर ना करते हुए। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय कौन होता है? देखिए, विलेय और आप एक चीज जान जाइए कि विलेय, विलायक और विलयन होता है क्या। जो विलयन में कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, घुलाने वाला। और ये जब दोनों मिल जाता है, ये जब दोनों मिल जाता है तो कहलाता है सॉल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं विलयन। यहां तक आप समझ गए। जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? विलयन, कम मात्रा में। और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। एक एग्जांपल देते हैं। यदि आपका 1 गिलास पानी है, 1 चम्मच चीनी है, तो चीनी आपका विलेय हो जाएगा, पानी आपका विलायक हो जाएगा। चीनी आपका सॉल्यूट हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? पानी। जस्ट इसका उल्टा समझिए। 1 गिलास चीनी है और 1 चम्मच पानी है, तो कौन घुलेगा? पानी घुल जाएगा। किसमें घुल जाएगा? चीनी में घुल जाएगा। तो घुलाया कौन? चीनी। तो चीनी क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। और सॉल्यूट कौन हो जाएगा? आपका पानी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो कम है वो आपका विलेय कहलाएगा, जो अधिक है वो विलायक कहलाएगा। अभी इस केस में क्या है कि टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय कौन होता है? एक्चुअली में क्या होता है? टिंचर आयोडीन होता है कि आपको जानना पड़ेगा। ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, याद रखिएगा। ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मतलब सर, ये जब हम लोग को चोट लग जाता है या घाव हो जाता है तो उसको कीटाणुओं से, मतलब कीटाणु रहित करने के लिए, मतलब उसमें कीटाणु आक्रमण करके उस घाव को या उस कटे हुए जगह को बड़ा ना कर दे, उस जगह पे हम लोग इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। किसको? टिंचर आयोडीन को। किसको? टिंचर आयोडीन। होता है क्या? ये आपका पानी और अल्कोहल और 2 से 3% आयोडीन होता है। इसके तीनों का मिश्रण को, पानी, अल्कोहल और 2 से 3% आयोडीन, ये तीनों मिल जाए तो जो कहलाता है वो आपका हो गया टिंचर आयोडीन। तो आप अब बताइए कि इसमें सबसे कम मात्रा में क्या है? 2 से 3% आयोडीन है। 2 से 3% है तो सबसे कम कौन हो गया? आयोडीन हो गया। तो आयोडीन क्या हो गया? विलेय हो गया। और सबसे भारी मात्रा में कौन होता है? अधिक मात्रा में वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल या पानी बोल सकते हैं, मतलब अल्कोहल होता है। तो विलायक यदि पूछेगा तो आपको अल्कोहल करना है, और यदि आपको विलेय पूछे तो आपको क्या करना है? आयोडीन करना है। तो हम लोग इसमें आयोडीन करेंगे। अल्कोहल क्या हो जाएगा? ये आप सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट मतलब सर ये आपका विलायक। ये आप समझ गए। दोनों आपका होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देखें। याद रखिएगा ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। कभी भी चोट लग जाएगा तो डॉक्टर इसका यूज करता है, हम लोग भी आप यूज कर सकते हैं कि उसको कीटाणुओं से बचाने के लिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर में। क्या है कि विलयन में मौजूद विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन कौन से प्रकार के होते हैं? मतलब क्या है कि जैसे कि विलयन में क्या होता है, तो विलयन में अभी हम लोग 2 चीज देखें कि एक तो आपका विलेय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है। ये तो आप जान गए। अब बोल रहा है कि विलयन में ये जो विलेय जो पदार्थ है ना, इसके आधार पर आप बताइए कि विलयन कौन से प्रकार के होते हैं। एक चीज आप समझ जाइए। यदि ये 1 गिलास आपका पानी है, 1 गिलास पानी है, इसमें हम 5 चम्मच, मान के चलिए 5 चम्मच चीनी मिला दिए, ठीक है, और पानी यहां तक था, ये आप समझ गए। 5 चम्मच चीनी मिला दिए तो 5 चम्मच चीनी घुल गया। क्या तैयार हो गया? विलयन तैयार हो गया। अब बोल रहे विलयन कितने प्रकार के होंगे? ये घुलनशीलता के आधार पर, ये विलेय पदार्थ के आधार पर, ठीक है। अब हम 5 चम्मच के जगह में इस 1 गिलास पानी में हम 50 चम्मच डाल दिए चीनी। कितना डाल दिए?
50 चम्मच तो विलियन क्या हो गया, एक 5 चम्मच डाले तो विलियन क्या हो गया, 50 चम्मच डाले तो क्या हो गया, और एक ऐसा चम्मच मतलब उतना चम्मच डालेंगे कि जितना में वो आराम से घुल जाएगा, उसके बाद वो घुलेगा नहीं। ये आधार पर पूछा जा रहा है कि जो विलियन का प्रकार कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि 5 चम्मच है, 5 चम्मच मतलब जितना वो घुलाता है कि एक तो जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल आपका है कि आपका 1 गिलास पानी है, उसमें मैक्सिमम चीनी कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम चीनी मान के चलिए 100 ग्राम घुल सकता है कि 100 ग्राम के बाद सर आपका और घुलेगा नहीं। तो 100 ग्राम से कम जितना भी होगा, 100 ग्राम से कम जितना भी होगा, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 20 ग्राम, 12 ग्राम, 8 ग्राम, तो उतना यदि हम चीनी डालेंगे तो वो जो विलियन कहलाएगा वो आपका तनु विलियन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। यहां तक आप समझ गए। अब सर यदि उस 1 गिलास चीनी में यदि 1 गिलास पानी में यदि 100 ग्राम चीनी घुल रहा है और यदि हम 100 ग्राम चीनी ही दिए तो वो विलियन क्या कहलाएगा, तो उस विलियन को हम लोग संतृप्त विलियन कहेंगे, सैचुरेटेड। उसको जितना चाहिए था उतना ही हम दिए और वो घुल गया। अब यदि 100 ग्राम से जैसे 101 ग्राम करेंगे ना तो उस चीनी को घुला नहीं पाएगा, जब तक कि उस पर हम लोग एक्सटर्नल ताप ना दे, बाहर से उसको तापमान को बढ़ाए नहीं, तब तक उसकी घुलनशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। हम तापमान बढ़ा देंगे, उसका घुलनशीलता पर प्रभाव पड़ेगी। वो हो सकता है कि ज्यादा पदार्थ आपका घुलाए, ज्यादा चीनी आपका घुलाए। ये आप समझ गए कि एक उदाहरण में हम क्या बताया कि यदि 1 गिलास पानी है उसमें यदि 100 ग्राम चीनी, वो इसका स्टैंडर्ड है कि उतना वो घुलाएगा, उसके ज्यादा नहीं घुला पाएगा, उससे कम आप घुलाते रहिए। जब कम घुलाएं तो वो तनु हो गया, 100 ग्राम भी घुलाएं उसके बाद और नहीं घुल सकता है तो वो आपका संतृप्त हो गया, सैचुरेट हो गया, शांत हो गया। समझ गए। जैसे क्या होता है कि एक बच्चा, जैसे हमको आप खाना दे रहे हैं, हमको 4 रोटी खाने का है कि हम 4 रोटी खाएंगे हम संतृप्त हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे। आप हमको 4 रोटी दिए, आई एम सैचुरेटेड, मतलब कंप्लीट हो गए। आप ये 3 रोटी दिए, 3 रोटी हम लोग क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए, मतलब क्या तनु में हो गया। हम लोग हमको और भूख था, आपने दिया नहीं। अब हमको 4 रोटी खाने का था, आप 6 रोटी जबरदस्ती खिला दिए, 6 रोटी मतलब खिला दिए, 2 रोटी ज्यादा खिला दिए। उस स्थिति में उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सांद्र, कंसंट्रेट बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम चीनी की जगह हमें आप 150 ग्राम चीनी इसको गर्म करके जबरदस्ती घुला दिए, उसको हम लोग उस विलियन को हम लोग सांद्र विलियन कहते हैं। ये 3 चीज समझ गए। तनु में क्या होता है कि पानी की मात्रा ज्यादा, सांद्र में क्या होता है, सांद्र में क्या होता है कि पानी की मात्रा कम। यहाँ पानी क्या होगा, पानी की मात्रा ज्यादा, वो हो गया तनु, पानी की मात्रा कम और जो घुलने वाला पदार्थ है वो मात्रा ज्यादा, तो वो क्या हो गया, सांद्र हो गया। ये समझ गए। संतृप्त में क्या होता है कि जहां तक उसको घुलाना था नॉर्मल टेम्परेचर उतना घुल सकता है, उस विलियन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या आप संतृप्त विलियन कहते हैं। ये आप 3 चीज में समझ गए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, विलियन के कौन से प्रकार होते हैं, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। यदि कम घुलाए हैं, जितना मात्रा घुलना चाहिए कम घुलाए हैं तो तनु, ज्यादा घुला दिए हैं तो सांद्र, और जितना स्टैंडर्ड साइज उतना घुलाए हैं उसको क्या कहेंगे, हम लोग संतृप्त कहेंगे। इस प्रकार हम लोग समझ गए ये इस क्वेश्चन को। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि विलियन के कणों का व्यास क्या होता है। देखिए विलियन आपका 3 टाइप का, आपका यदि ऐसे कणों के आकार पे देखिएगा वो आपका घुलनशीलता के आधार पे था। एक विलियन होता है, एक कोलाइड होता है, एक निलंबन होता है। विलियन को सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइड को कोलाइड बोलते हैं, और आपका निलंबन को सस्पेंशन बोलते हैं। क्लास 9 का ये चैप्टर है, उसमें आपका ये तीनों चीज आपका डिस्कस किया हुआ है। उसमें क्या है कि विलियन में क्या होता है कि जैसे कि चीनी पानी का घोल हम लोग यदि घोल दिए और पूरी तरह मिल गया, चीनी हमको दिख नहीं रहा है, तो वो जो होता है वो हमको विलियन कहलाएगा। ये आप समझ गए। आप दूध देखे होंगे, दूध आपका कोलाइड कहलाता है। दूध क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। और आप सर यदि निलंबन बोलिएगा तो निलंबन क्या होता है सर, निलंबन में क्या है कि जैसे आप 1 गिलास पानी लिए उसमें रेत मिला दिए, तो रेत आपका क्या बालू उसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा, बालू नीचे बैठ जाएगा, तो वो जो विलियन तैयार होगा उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन, मतलब निलंबन। निलंबन विलियन आप समझ गए। अब इसका एक चार्ट में आपके लिए ये रख दिया हूँ कि ताकि वीडियो बड़ा ना हो। इसके बाद क्या है कि यदि कणों का आकार पूछे तो आपका जो विलियन का जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, याद रखिएगा। विलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻9 मीटर। ये आप जान जाइए, ये आप समझ गए। इसका मतलब क्या है कि विलियन के कणों का आकार 10⁻⁻9 मीटर से कम होता है। अब सर ये जो विलियन बता दिए कि 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइड का कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, ये आप समझ गए, ये कोलाइड का है। तीसरा नंबर में आपका जो निलंबन है, इसका जो कणों का आकार होता है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक। हम कणों का आकार के आधार पे हम लोग विलियन भी पढ़े, कोलाइड भी पढ़े और निलंबन भी पढ़े। कणों का आकार यदि पूछेगा तो इसका कणों का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से कम, किसका, विलियन का। इसका क्या है, कोलाइड का है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और आपका निलंबन में क्या होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक। उसके अनुसार हम लोग इसको टिक आउट करना है। तो विलियन के कणों का आकार पूछ रहा है, विलियन के कणों का व्यास मतलब इसका आकार पूछ रहा है कितना होता है।
यहाँ देखना है कि 1 नैनोमीटर से कम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मीटर में। मीटर में क्या दिया है, 10⁻⁹ मीटर से कम। हम देखें 10⁻⁹ मीटर से अधिक दिया, तो ये आपका होगा नहीं। 10⁻⁶ मीटर ये होगा नहीं। 10⁻⁹ मीटर से कम, तो आपका ये ऑप्शन होगा। यहाँ तक आप समझ गए। तो सर ये सब जो ऑप्शन दिया हुआ ये किसका होगा, यदि आपका ये मीटर में दिया हुआ, यदि आपका कोलाइड का पूछता है, किसका पूछता है, कोलाइड का, तो कोलाइड कहाँ होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर के यदि मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁹ मीटर, ये समझ गए। से 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर मतलब क्या हो गया, 10⁻³ नैनोमीटर, ये आप समझ गए। यहाँ तक आप समझ गए 1000 का मतलब। अब इसमें क्या आ जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ -9 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 मीटर, ये आप समझ गए। ये किसका कणों का आकार है, ये कोलाइड के कणों का आकार है। 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁶ मीटर के बीच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आपका किसका कणों का आकार पड़ेगा, कोलाइड का। उसका 1000 नैनोमीटर से अधिक कर जाइए तो आपका निलंबन का हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग विलियन, निलंबन और कोलाइड के कणों का आकार के बारे में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किए। अब आते हैं इसका हम लोग इसका चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि पार्टिकल टाइप के बारे में आपको कणों का आकार के बारे में बताया, तो आपको कणों का आकार समझा दिए कि जो विलियन का जो होता है आपका आयन के रूप में होगा, परमाणु के रूप में होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, किसका, कोलाइड का। सस्पेंशन का बहुत बड़ा होता है, इसका हम लोग नग्न आंखों से आराम से देख सकते हैं। खुला आंख से हम लोग बालू और पानी का मिश्रण रहेगा तो बालू को हम लोग आराम से देख सकते हैं, लेकिन चीनी और पानी का यदि मिश्रण रहेगा तो हम लोग चीनी को देख पाते हैं, खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार की कणों आकार पे हम लोग किसको देख सकते हैं, इसको हम लोग नग्न आंखों से, किसको, विलियन को नहीं देख सकते हैं, कोलाइड को भी नहीं देख सकते हैं। सस्पेंशन को मतलब निलंबन को हम लोग खुले आंखों से, नग्न आंखों से हम लोग आराम से देख सकते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या है, पार्टिकल का साइज, जो आपको आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट। देखिए ये सॉल्यूशन और आपका कोलाइड मतलब विलियन और आपका कोलाइड, इसके जो कणों का आकार बहुत छोटा होता है, किसका, विलियन का। आगे जानिए तो प्रकाश के मतलब प्रकाश को फैलाता नहीं। प्रकाश को कौन फैलाएगा, जिसके कणों का आकार, जिसका पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। देखिए ये आपका टिंडल प्रभाव दिखा रहा है। अब बोलिए टिंडल प्रभाव होता है क्या है कि देखिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई विलियन से गुजर रही है। जैसे मान लीजिए कोई विलियन है, ये आपका कोई विलियन है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये कोलाइड विलियन है। तो यदि प्रकाश की किरण को फैला दे रही है, तो इसी प्रकाश की किरण को फैलाने का जो परिघटना को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यहाँ तक आप समझ गए। यदि आप इसको कर सकते हैं घर में, एक कांच का गिलास में दूध लीजिए, यहाँ से टॉर्च मारी, देखिएगा प्रकाश की किरण फैला हुआ है, आपको दिखे, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। घने जंगल का वितान में भी आप देखिएगा प्रकाश की किरण फैल जाता है, वो आपका टिंडल इफेक्ट है। ये आप समझ गए। आपका सस्पेंशन भी आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। कहा है, इसका कणों का आकार बड़ा होता है। यहाँ तक समझ गए। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है कि यदि हम विलियन, चीनी पानी के शरबत जो शरबत बनता है उसको हम छोड़ देंगे, नीचे चीनी बैठता है क्या, नहीं बैठता है। ग्रेविटी करंट नीचे बैठता है क्या, नहीं बैठता है। क्या तो पूरी तरह घुल जाता है। वही लिखा हुआ है स्टेबल, वो अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब क्या होता है कि जो हम लोग एक बार घोल दिए वो स्टेबल हो गया। ऐसा नहीं कि फिर से हमको आधा घंटा बाद पता चला कि चीनी नीचे बैठ गया है, मतलब क्या, वो स्टेबल है। अनस्टेबल कौन होता है, तो अनस्टेबल आपका सस्पेंशन होता है। वो क्या होता है कि आप उसको छोड़ दीजिए, पानी, एक बार पानी और बालू को घोल दिए, अब 2 मिनट छोड़ दीजिए, देखिएगा बालू नीचे बैठ गया है। मतलब क्या हो गया, वो हो गया आपका अनस्टेबल। क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है। सेडिमेंट मतलब क्या, नीचे में आपका बैठ जाता है। ये आप समझ गए। ये भी स्टेबल होता है। कौन, कोलाइड। आप देखिएगा दूध, आपका जो कोलाइड विलियन है, इसको आप कितना घोलिए, ऐसे रख दीजिए, नीचे आपका क्या, क्रीम बैठ जाता है क्या, क्रीम आपका बिल्कुल भी नहीं बैठता है। मतलब क्या, वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या है कि आपको जो शुरू में जो था वही आपका लास्ट में है। समझ गए। मतलब उसको शांत छोड़ देने पे, उसको कुछ देर के लिए यदि हम रख दिए हैं और कुछ देर छोड़ दिए शांत, तो नीचे यदि उसका कण यदि बैठ जा रहा है तो वो अनस्टेबल हो गया। और यदि नीचे कण नहीं बैठ रहा, जो शुरू में जो अवस्था था, शुरू में जो स्टेट था, बाद में वही स्टेट छोड़ने के बावजूद भी, तो वो आपका स्टेबल है। वो आपका क्या है, स्टेबल है। तो आप समझ गए। फिल्टरेशन मतलब क्या होगा, यदि हम लोग फिल्टर पेपर से छानेंगे तो ये पार्टिकल इसका अलग नहीं होगा। किसका, सॉल्यूशन का है, इसका कण बहुत छोटा छोटा होता है। पार्टिकल नॉट रिटेंड, इसमें भी आपका कोलाइड में भी। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, देखिए बालू ऊपर आ जाएगा, पानी आपका पार हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। दूध वाला में देखिएगा, दूध आपको फिल्टर पेपर से आप दूध उसमें डालिएगा, फिल्टर पेपर पे दूध आपका पार हो जाएगा, ऊपर में कुछ भी नहीं बचेगा। चीनी पानी का शरबत में फिल्टर पेपर डालिएगा, पूरा पार हो जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यदि आप बालू और रेत वाला में पानी डालिए, मतलब बालू और पानी वाले मिश्रण में आप पानी डालिए, पानी निकल जाएगा, बालू और बच जाएगा। मतलब क्या, तो वो फिल्ट्रेशन को दिखाता है। आगे हो गया, ये क्या, होमोजेनस मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनस है, ये हेटेरोजेनस है। कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरह मिल जाता है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर। मतलब क्या, होमोजेनस मिक्सचर मतलब समझिए, मतलब समांगी मिश्रण इसका हिंदी होता है। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं। समांगी मिश्रण आप समझ जाते हैं, एक्चुअली चीनी और पानी का मिश्रण आप घोल दिए हम लोग, और घोलने के बाद ऊपर का 1 चम्मच हम टेस्ट किए और नीचे का 1 चम्मच टेस्ट किए। मतलब क्या, पूरा गिलास इतना बड़ा है, ऊपर का 1 चम्मच टेस्ट किया, नीचे का 1 चम्मच टेस्ट किया, आपको टेस्ट बराबर लगेगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला बहुत ज़्यादा चीनी लगेगा और ऊपर वाला चीनी का मात्रा कम लगेगा, नहीं,
ऐसा नहीं होगा, दोनों जगह का आपका टेस्ट सेम लगेगा, वही आपको होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। मतलब कहीं पर भी आपका ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर में ज़्यादा चीनी लग रहा है, नीचे में कम चीनी, इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं। हेट्रोजेनस ये भी होता है, ये भी होता है। कौन? आपका कोलाइड और आपका सस्पेंशन, मतलब कोलाइड और निलंबन। इसमें क्या होता है, आप देखिए कुछ देर छोड़ दीजिए, पता चलेगा कि बालू नीचे बैठा हुआ, नीचे का एक चम्मच पानी उठा रहे तो बालू वाला मिल रहा है, ऊपर का पानी को पी रहे हैं स्वच्छ पानी मिल रहा है। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए। इसको हम लोग चर्चा कर दिए इस टेबल को, कि आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यदि आपको इसके अलावा यदि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जरूर उसको डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि ताकि आपको एग्जाम से पहले आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आगे आते हैं, वायु में विलायक कौन होता है? देखो वायु में विलायक कौन होता है? जो अधिक मात्रा में होता है। तो अधिक मात्रा में कौन होता है? देखते हैं, ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। आर्गन कितना होता है? 0.93%। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78.1%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.04%। अब आप बोलिएगा कि सर आप तो कार्बन एंड इट्स चैप्टर में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पढ़ाएं, लेकिन अभी का जो करंट जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, 0.3% से 0.4% हो चुका है। यही कारण है कि कार्बन का मतलब उत्पत्ति पे, मतलब जो कार्बन जो उत्पन्न हो रहा है, बहुत सारे जो हम लोग चूल्हा जलाने के कारण, गाड़ियों के उपयोग के कारण, कोई जैसे कि आपका पुआल जो खेती करते हैं उसका वेस्ट जलाने के कारण, पेपर जलाने के कारण, प्लास्टिक जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन होता है, उसके रोकथाम के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। वही कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के कारण ही ये 0.3% से 0.4% तक पहुंच गया है। क्या? CO2। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारे धरती का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, मतलब जो जितना इमिशन हो रहा है उसको कम करने पे जोर दिया जा रहा है। तो अब आप बताइए कि हमारे वायुमंडल में ये 21% है, ये 0.93% है, ये 78.1% है, और 0.04 ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है। मतलब विलायक कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। हम आपको बताए थे जो सबसे ज्यादा मात्रा में हो उस विलियन में, वो क्या कहलाता है? वो आपका विलायक कहलाता है। वो आपका क्या कहता है? सॉल्वेंट कहलाता है। ये आप समझ गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का इशू नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर उस प्रॉब्लम पे आज नहीं तो कल आपको जरूर उस पर वीडियो बनाकर आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूं। आगे आते हैं, एक निश्चित तापमान पर यदि विलियन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलियन में क्या कहेंगे? मैं आपको बताए थे कि एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच दिए घुल गया, 2 चम्मच दिए घुल गया, तीसरा चम्मच दिए घुल गया, चौथा चम्मच दिए घुल गया। क्या? चीनी। 10वां चम्मच दिए घुल गया, 12वां चम्मच दिए घुल गया, हो सकता है कि 20वां चम्मच दिए वो भी घुल गया, लेकिन हो सकता है कि 22वां चम्मच जाते जाते 22 चम्मच हुआ, मतलब 21 डाल दिए, 22वां जैसे डाले अब घुलने नहीं लगा। अब वो घुलने नहीं लगा, मैंने आपको बताया था ना, वो स्टैंडर्ड आ गया कि अब इसके बाद और घुलेगा नहीं जब तक कि उसको हम बाहर से गर्म नहीं करेंगे। निश्चित तापमान इसलिए लिख दिया है। निश्चित तापमान मतलब तापमान को बढ़ाना नहीं, वो टेम्परेचर आपका सर्टेन होना चाहिए। अब उसमें नहीं घुल रहा है, उस विलियन को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलियन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलियन। उसमें और नहीं घुलेगा। तनु पर आपको बताए थे, तनु में क्या होता है कि जो हम लोग चीनी डाल रहे हैं वो कम होगा, मतलब विलेय की पदार्थ की मात्रा एकदम कम हो, ये आप समझ गए। और विलायक की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, ये आप समझ गए। विलेय कम हो, ये आप समझ गए। सांद्र के बारे में समझा चुके। असंतृप्त विलियन भी आपका वही तनु विलियन के जैसा ही होता है, जिसमें क्या होता है चीनी आपका जितना होना चाहिए, आपको नहीं बताए थे कि यदि मान लो कि एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में यदि 100 ग्राम चीनी घुल रहा है, ये स्टैंडर्ड है, 100 ग्राम चीनी घुलेगा। अब यदि 105 ग्राम में आ जाइएगा तो आपका घुलेगा नहीं। तो 100 ग्राम से नीचे जितना भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित विलियन, अनसेचुरेटेड। और यदि हम 100 ग्राम ही घुला दिए, वो जो विलियन तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सांद्र के बारे में समझा दिए थे। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम है और आवश्यकता से ज्यादा घुला दिए, मतलब 4 रोटी खाने के लायक थे हम, जबरदस्ती हमको 7 रोटी मम्मी खिला दी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये आप क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे 46 पे। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं 4 ऑप्शन में, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 को ABC। सत्य कौन सा है? 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव, मतलब जैसे कि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्य सर किसको बोलेंगे? जैसे कि आपको अल्कोहल और पानी मिला दिए, दोनों घुलनशील है। पेट्रोलियम में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, उसमें गैसोलीन हो गया, आपका कोलतार हो गया, उसमें पेट्रोल हो गया। किसमें? पेट्रोलियम उत्पाद में बहुत सारे घुलनशील एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। वो गया जैसे आपका कि आप जैसे बोलिएगा तेल और पानी, वो घुलनशील नहीं है, दोनों तो द्रव है लेकिन घुलनशील नहीं है। तेल आपका ऊपर में तैरने लगता है, लेकिन इसमें क्या बोला है? 2 घुलनशील द्रव,
जैसे आपको अभी बताएं जस्ट कि जैसे मान लीजिए एसीटोन और आपका पानी है, एसीटोन और पानी का मिश्रण दोनों क्या है, घुलनशील है। तो उसी प्रकार का, लेकिन उसके यदि क्वथनांक का अंतर यदि 25 केल्विन से कम हो, क्वथनांक का अंतर यदि 25 केल्विन से कम हो, तो उसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। किसको? वो जो घुलनशील द्रव है उसको। यहां तक समझ गए। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसमें ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। विलयन से हम लोग जो ठोस पदार्थ प्राप्त करते हैं उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। किसको? क्रिस्टलीकरण विधि में। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। यस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो आपका भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें जो आपका अंतिम उत्पाद बना, उस अंतिम उत्पाद से हम फिर प्रथम उत्पाद को प्राप्त नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे कि बर्फ को हम लोग पिघलाकर पानी बना दिए, अब फिर पानी को हम लोग जमा कर बर्फ बना देंगे, दैट इज कॉल्ड भौतिक परिवर्तन। ये आप समझ गए, मतलब जो चीज हमको सेकंड में आता है फिर उसको सेकंड से हम लोग फर्स्ट कर लिए। रासायनिक में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए भोजन का पचना, हम जो खाना खाए वो पच गया, अब फिर उस पचा हुआ भोजन से फिर हम लोग भोजन तैयार करना चाहेंगे, कर सकते हैं क्या? फिर से हम लोग गाजर मिल सकता है कि फिर से हमको चावल मिल सकता है कि हमारे पेट से नहीं मिल सकता है, वो क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या, ये तीनों चीज आपका सही है, तो आपका इसमें किसमें हो जाएगा? इनमें से सभी। ये क्या है, एक प्रभाजी आसवन विधि का एक आपका इमेज है। जैसे कि पेट्रोलियम में क्या होता है, उसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, आपका क्या कहते हैं, कोल तार भी है, और भी बहुत सारे आपका एलपीजी भी है। तो क्या होता है कि उस सब का जो क्वथनांक का जो अंतर होता है ना, वो 25 केल्विन से कम होता है, सबका 25 केल्विन से कम होता है। 25 केल्विन से यदि ज्यादा का अंतर है, क्वथनांकों का अंतर, उसको हम लोग प्रभाजी आसवन नहीं, उसको हम लोग साधारण आसवन विधि से करते हैं, अलग साधारण आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। कब? जब 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो, किसमें? क्वथनांक में अंतर हो, याद रखिएगा, क्वथनांक में 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो तो हम लोग साधारण आसवन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे आपको कैसे बताएं कि अभी आपको बताए थे कि एक एसीटोन और एक पानी, तो एसीटोन का जो क्वथनांक होता है ना वो 56 केल्विन होता है, सॉरी 56 डिग्री सेल्सियस, और आपका वाटर का जो होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये दोनों मिला हुआ है, कौन कौन? ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला और 56 डिग्री सेल्सियस वाला, कौन? एसीटोन और वाटर। अब दोनों को अलग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा ताप देंगे। कहाँ तक ताप देंगे? आप खाली 55 डिग्री तक देना शुरू कर दीजिए। 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी देते देते, तापमान देते देते एसीटोन आपका क्या हो जाएगा, एसीटोन आपका वाष्प बन जाएगा, और वाष्प बनने के बाद फिर यहाँ पर ठंडा कर देंगे और फिर ये द्रव रूप में हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमको एसीटोन मिल गया और बाकी पानी आपको यहाँ अलग हो गया। लेकिन तापमान को आपको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तापमान यदि 90 और 100 तक पहुँचने लगेगा तो पानी भी आपका वाष्प बन के इसमें मिल जाएगा एसीटोन में। तो ये आप समझ गए कि यदि 25 केल्विन से अधिक का अंतर रहे तो हम लोग साधारण आसवन विधि, 25 केल्विन से कम का अंतर रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि 25 केल्विन से कम का क्वथनांक का अंतर है, बहुत सारे पदार्थ होगा जो भी आपका घुलनशील पदार्थ है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बर्नर की सहायता से ताप देते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे स्तंभ बने रहते हैं, कॉलम बने रहते हैं। तो जो सबसे पहले आपका वाष्प बनता है, जो सबसे पहले आपका वाष्प बनता है, थोड़ा सा हीट देने से वो आपको ऊपर जाएगा और ऊपर जाके सबसे ऊपर वाला कॉलम में जमा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और हीट देंगे, उसके बाद जो वाष्प बनेगा वो नीचे वाला कॉलम में जमा होगा, फिर उसके नीचे, फिर इसके नीचे, इस प्रकार वो अपने अपने कॉलम में जमा होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे और हीट बढ़ाते जाएंगे तो सबसे ऊपर वाला आगे आपका इस पाइप के मदद से नीचे आएगा, और यहाँ पर हम लोग ठंडा पानी भेजते हैं। ठंडा पानी क्यों करते हैं कि उस वाष्प को द्रव में बदलने के लिए, और फिर यहाँ पर हमको वो वाष्प आपको द्रव के रूप में मिल जाएगा, जो सबसे पहले आपका वाष्प बनेगा। फिर सेकंड नंबर में जो बनेगा फिर उसको अलग कर लेंगे, फिर थर्ड नंबर में हम लोग इसको चेंज कर करके हम लोग अलग अलग जो घुलनशील द्रव्य है उसको अलग अलग कर सकते हैं। कौन सा विधि से? प्रभाजी आसवन विधि से। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग होता है कहाँ पर? समुद्री जल से, यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका प्राप्त होगा, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। जो हम लोग समुद्री जल में क्या होता है कि समुद्र के पानी को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उस पानी को वाष्प बनने देते हैं, जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो लास्ट में क्या बचता है, आपको नमक मिलता है, लवण मिलता है, फिर उसको प्यूरिफाइंग करने में हम लोग फिर उसका यूज करते हैं।
तो प्यूरिफाइंग करने में हम लोग कौन सा विधि करते हैं, हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि, ये आप समझ गए। अशुद्ध पदार्थ से फिटकरी को भी हम लोग अलग करते हैं, कौन सा विधि से, क्रिस्टलीकरण से। और अशुद्ध पदार्थ से आपका कॉपर सल्फेट को भी हम लोग अलग करते हैं, किससे, क्रिस्टलीकरण से। याद कीजिए क्रिस्टलीकरण में क्या था, ये कॉपर सल्फेट वाला में कि CuSO4.5H2O था, जिसमें पानी के कितने अणु थे, 5 अणु, इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। बताए थे ना आपको, जल के अणुओं की संख्या कितने थे, 5 था। अब इसके ये अशुद्ध नमूनों में से इसको यदि अलग करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा विधि करेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग हम लोग करेंगे। तो मतलब ये भी और ये भी और ये भी, जिसमें कोई जगह, इनमें से सभी। आप लोग बिल्कुल भी, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्रिस्टलीकरण विधि का आप लोग प्रयोग वही करते हैं जहां पर हमको शुद्ध रूप में, ठोस के रूप में हमको पदार्थ चाहिए, शुद्ध रूप में और ठोस रूप में, वहां पर हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ये आप समझ, मतलब क्रिस्टल के रूप में चाहिए। तो आपका कॉपर सल्फेट भी क्रिस्टल के रूप में मिलता है। आप फिटकरी देखे होंगे जब हम लोग गाल वाली मिलकर, तो वो भी क्रिस्टल के रूप में मिलता है। आप नमक को भी देखे होंगे, आप क्रिस्टल के रूप में मिलता है। मतलब इसको क्रिस्टल के रूप में चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रिस्टलीकरण विधि। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 48, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है। देखिए कोलाइड जो आपका सॉल्यूशन है, ये आपका दो चीज से बनता है, एक डिस्पर्स मीडियम और एक आपका डिस्पर्स फेज। दो चीज आप समझिएगा, एक आपका डिस्पर्सिंग मीडियम, एक आपका डिस्पर्स फेज। दोनों में क्या है समझिएगा, एकदम इजी में समझिए। हम लोग विलियन में क्या पढ़े थे, एक विलेय पढ़े थे, एक विलायक पढ़े थे। जो घुल जाता है वो विलेय होता है, जो घुल जाता है, जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। उसी प्रकार कोलाइड में क्या होता है कि जो जिसमें घुल जाता है ना, जो मतलब जो कम मात्रा में होता है, उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षिप्त परावस्था। और जिसमें घुल जाता है, जैसे कि चीनी किसमें घुल जाता है, पानी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, माध्यम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। एक आपको एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा, जैसे डस्ट, डस्ट या फिर स्मोक समझिए, आपको स्मोक यहाँ समझ में आएगा। स्मोक धुआं, धुआं आप देखिएगा, धुआं आपको दिखेगा गैस, गैस दिखेगा, लेकिन आप देखिएगा कि उस धुआं के साथ छोटे छोटे ठोस कण भी निकलते हैं, छोटे छोटे ठोस कण भी निकलते हैं। मतलब क्या हो गया, उस गैस में सॉलिड पार्टिकल्स भी है, उस गैस में क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स भी है। कभी आप देखिए घर में आप चूल्हा जलाए होंगे, आपको नीचे से आप उसको हवा दीजिए तो धुआं पूरा उठता है, उसके साथ साथ छोटे छोटे कोयले के कण भी निकलते हैं, छोटे छोटे कोयले के कण भी निकलते हैं। या फिर आप ऊपर में आप टीना रख दीजिए, टीना रख देखिए आपका पूरा कोयला का ऊपर एक लेयर बन जाता है काला काला, वो क्या है, सॉलिड है, लेकिन निकल क्या आता है, गैस। तो गैस के साथ क्या निकल रहा था, सॉलिड निकल रहा था। समझ गए, धुआं के साथ, धुआं कौन सा फॉर्म है, गैस है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें आपका सॉलिड कण भी थे, ठोस कण भी थे। ठोस किसका कण था, तो कोयले का कण था। कोयले का कण था क्या, नहीं। तो ये जो आपका सॉलिड हो गया ना, जो कोयला का कण हो गया ना, वो आपका परिक्षिप्त परावस्था हो गया, इंग्लिश से डिस्पर्स्ड फेज हो गया। और आपका डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, आपका गैस हो गया, मतलब धुआं हो गया। ये आप समझ गए, मतलब गैस हो गया। तो यदि आपको स्मोक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो धुआं में परिक्षेपण माध्यम कौन होता है, तो गैस होता है। और आपका परिक्षिप्त परावस्था मतलब डिस्पर्स फेज कौन होता है, तो सॉलिड होता है। ये आप समझ गए। दूसरा आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आप कुहासा का, फॉग का उदाहरण ले लीजिए। कुहासा में हम लोग क्या देखते हैं, तो कुहासा में हम लोग देखते हैं कोई गैस है, लेकिन उसमें कौन सी, उसमें क्या रहता है, उसमें पानी घुसी हुई रहती है। उसमें क्या रहती है, पानी घुसी हुई रहती है। तो लिक्विड घुसी हुई रहती है किसमें, गैस में। तो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब परिक्षेपण माध्यम किसमें घुसी हुई रहती है, गैस में। क्या घुसी हुई रहती है, पानी रहती है, उसको क्या कहते हैं, परिक्षिप्त परावस्था। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि इसको कैसे डील करना है। इससे बहुत बार इस चार्ट से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कोशिश किया कि कोलाइड जो विलयन है वो दो चीज से बनता है, परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त परावस्था क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, जो घुलता है। और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, जो घुलाता है। ये आप समझ गए। इस आधार पर आप बताइए निम्नलिखित में कौन कोलाइड है, आपका धुआं है। अभी आपको समझाएं, इसमें क्या होता है, दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, क्या क्या, एक आपका गैस और दूसरा क्या, आपका सॉलिड। ये आप समझ गए। इसमें कौन क्या होता है आपको समझा चुके हैं, इसमें ज़्यादा डील नहीं करेंगे। चीनी का शरबत, पीतल और गोंद, ये तीनों आपका विलियन का उदाहरण है। किसका, विलियन का, सॉल्यूशन का उदाहरण है। ये आप समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या है, आप बोलिए सर वो जो सॉल्यूशन का उदाहरण कैसे है, गोंद। गोंद देखिए, आप ऊपर का गोंद आप यदि किसी को साटिएगा ग्लू से, और आप नीचे का भी एक पूरा डब्बा है, नीचे का गोंद निकाले, ऊपर गोंद एक चम्मच निकाले और साटे, तो क्या बोलेगा, सर नीचे वाला ज्यादा चिपक रहा था, ऊपर वाला कम चिपक रहा था। नहीं, हर जगह बराबर था, मतलब क्या, वो सॉल्यूशन है। यहाँ तक समझ गया। आगे आता है अगला क्वेश्चन, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है।
मतलब ये मिक्सचर है साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उसको सेपरेट कैसे करेंगे। जहां भी आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा ना, हमेशा याद रखिएगा NH4Cl, जहां भी आ जाएगा आप आंख मूंद के फटाके लगा दीजिएगा उदरपातन विधि द्वारा, क्योंकि ये उदरपातित पदार्थ है। जैसे कपूर आ जाएगा तो उदरपातित, नेपथलीन आ जाएगा तो आप उदरपातित पदार्थ, मतलब क्या आपको उदरपातन विधि द्वारा करेंगे। आगे क्या है, सरल आसन आपको समझा दिए। सरल आसन में क्या होता है कि 25 केल्विन से अधिक का अंतर होना चाहिए दो घुलनशील द्रवों के बीच में। ये समझ के प्रभाजी आसन में क्या होता है कि 25 केल्विन से कम का अंतर होना चाहिए। किसमें, क्वथनांकों में। किसमें, तो क्वथनांक में अंतर होना चाहिए 25 केल्विन से अधिक। इसमें क्या 25 केल्विन से अधिक का अंतर होना चाहिए किसमें, सरल आसन में। 25 केल्विन से कम किसमें होना चाहिए, प्रभाजी आसन में। क्रिस्टलीकरण आपको बता दिए थे, नमक को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया था। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया है तो वो क्या है। देखिए दूध से क्रीम को हम लोग घर में मम्मी लोग करती है, हम लोग देखते होंगे दूध को पूरा जोर से घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है ना तो क्या होता है, जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर में तैरने लगते हैं। घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर में तैरने लगते हैं, या फिर बाहर में आपको साइड में चिपक जाते हैं। ये आप समझ गए। इसमें क्या होता है, जो अधिक डेंसिटी वाला नीचे, कम डेंसिटी वाला ऊपर या साइड में रह जाता है। इस विधि को हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ये आप समझिए, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। किसको सर, दूध से क्रीम को अलग करने में। तो क्या हो जाएगा, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण। क्रिस्टलीकरण आपको समझा चुके हैं, ये आपका होगा नहीं। प्रभाजी आसनों को समझा चुके हैं। प्रभाजी आसनों में क्या बताए थे हम लोग कि पेट्रोलियम उत्पादों को अलग अलग करने में प्रभाजी आसन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं, तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ गए, ये आप समझिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, रंग वाले घटक को। यहाँ पर रंग वाला घटक आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पानी रहे, तो पानी को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग करेंगे। पानी को आपका नीला या काली स्याही में आपका पानी मिला हुआ है, जैसे कि हम लोग उजाला जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें यदि हमको उजाला को अलग करना है, किसको, पानी से, पानी को यदि अलग करना है कैसे करेंगे हम लोग उसको, सिंपल सा वाष्पीकरण विधि से छोड़ देंगे हम लोग बर्तन को धूप में, तो क्या हो जाएगा, पानी आपको वाष्प बनकर उड़ जाएगा, नीचे में हमको क्या मिल जाएगा, फिर वो उजाला मिल जाएगा, वो डाई मिल जाएगा। ये समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। काली स्याही में उपस्थित डाई कैसे, जैसे काली स्याही में बहुत सारे कलर्स रहते हैं, बहुत सारे कलर्स रहते हैं, उसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग पिगमेंट्स को हम लोग को बांटना है, प्राप्त करना है हमको अलग अलग रंग। उसको कौन सा विधि से करेंगे हम लोग, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि इसका नाम क्यों दिया गया, देखिए सबसे पहले जो इस विधि का प्रयोग किया गया था ना, वो रंगों को अलग करने के लिए किया गया था, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली जो शुरू में किया गया था दो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए। सर इससे पहले भी था दो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए बताएं, लेकिन उसमें क्या बताए थे, तापमान का 25 केल्विन से कम, 25 केल्विन से अधिक। इसमें क्या है कि दो घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, किसको, क्रोमेटोग्राफी। लेकिन सर इसमें आप लोग रंग वाला बताते हैं। सबसे पहले जो हम लोग अलग किए थे क्रोमेटोग्राफी विधि से, हम लोग रंग को ही किए थे, यही कारण है इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। क्रोमेटोग्राफी आपका दो वर्ड से आपका पड़ा नाम, एक आपका क्रोमा जिसका रंग आपका जिसका आपका हिंदी जो होता है वो रंग होता है, और दूसरा आपका ग्राफिक, दूसरा आपका क्या हो गया, ग्राफिक, मतलब अलग करना। तो ये आपका हम लोग रंग वाले को अलग किए थे उस विधि से, इसलिए इसका नाम इसका क्रोमेटोग्राफी पड़ गया। उदरपातन आपको समझा चुके हैं, क्रिस्टलिंग आपको समझा चुके हैं, ये होगा नहीं। तो क्रोमेटोग्राफी विधि काली स्याही में उपस्थित डाई को अलग करने में, और एक इसका उपयोग किया जाता है रक्त से नशीले पदार्थ का पहचान करने में। रक्त से नशीले पदार्थों के पहचान में किसका, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अभी जस्ट वही दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किसके द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, सरल आसवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को उस समय किया गया था रंग, इसलिए क्रोमेटोग्राफी। लेकिन क्रोमेटोग्राफी के यदि आपको पूछा जाएगा तो आपको दो ही चीज मारना है, एक आपका रक्त वाला, एक आपका रंग वाला। ये आप समझ गए। सरल आसवन विधि में क्या था कि एक आपका था 25 केल्विन से अधिक, एक आपका था 25 केल्विन से कम। तो आपका और एक क्रिस्टलीकरण क्या था कि शुद्ध ठोस को अलग किया था, तो ये तो आपका होगा नहीं। इसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, बहुत सारे रंग मतलब ये एक दूसरे से घुले हुए मतलब घुलनशील द्रव्य होते हैं, दो ही नहीं दो से अधिक घुलनशील द्रव्य होते हैं, उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी रंग का उपयोग किया गया, इसलिए क्रोमेटोग्राफी नाम उसका पड़ा।
सरल आसवन में क्या होता है, 25 केल्विन से अधिक का रहा अंतर, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंपल हम लोग आसवन विधि से हम लोग गर्म करते जाएंगे, वाष्प बनता जाएगा, ठंडा होकर फिर हम लोग उसको जो हमको प्राप्त करना हमको मिल जाएगा। तो हम लोग सरल आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रव को, जिससे आपको क्या समझाया था अभी हम लोग, एक आपको बताए थे एसीटोन के बारे में, वो मिला हुआ था किस में, वाटर में, उसको हम लोग क्या कर दिए, उसको गर्म कर दिए तो पानी या सबसे पहले एसीटोन आपका वाष्प बन गया, इस प्रकार हम लोग अलग कर लिए। तो सरल आसवन विधि जो सिंपल जो डिस्टिलेशन मेथड है वो दो घुलनशील द्रव, ये आप समझ गए। आगे आते हैं, ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो, सही बात, इसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। डोंट इम्प्यूरिटी मतलब क्या हो गया कि उसमें किसी प्रकार का अशुद्धि ना हो, हाँ इसको भी शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और सभी कण समान हो, सभी कण समान हो मतलब उसमें एक ही प्रकार के कण हो, एक ही प्रकार के कण हो मतलब जैसे मान लीजिए एक टोकरी है फल का, सेब का, एक सेब का टोकरी है पूरा, अब उसमें क्या है, टोटल सेब ही है, उसको क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अब उस सेब में संतरा भी, अनारस भी है, बनाना भी है, तो उसको हम लोग शुद्ध टोकरी नहीं बोलेंगे, शुद्ध फल का टोकरी नहीं बोलेंगे, मतलब एक ही प्रकार का कण मिला हुआ है, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक बोरा आपका चावल, उसमें सिर्फ चावल ही है, क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। अब उस चावल में उसमें दाल भी है, सेवई भी है, उसमें एक दो फल भी डाल दिए हैं, उसमें मसाला भी डाल दिए हैं, सब मिक्स कर दिए, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के कण हो उसको क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ये क्वेश्चन आप समझ गए। एक्चुअली में क्या वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, यही कारण मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ, और क्वेश्चन मतलब वही सब को सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपका एग्जाम में आता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव हो। आगे आते हैं, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं। विभिन्न पदार्थ मतलब सब कुछ मिला दिया है, तो क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। सब मिला दिए, एक बोरा में आपको आलू मिला दिए, चावल मिला दिए, दाल भी मिला दिए, बैगन मिला दिए, सब मिला दिए, इसको क्या कहलाएंगे हम लोग, मिश्रण बोलेंगे। यौगिक किसको बोलते हैं, अनुपात आपका निश्चित होना चाहिए, जो रेशियो है ना वो आपका एकदम फिक्स होना चाहिए। सर नहीं समझे, एग्जांपल दिए, जैसे कि आपका जल में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 1, तो ही मिलके जल बनेगा। ऐसा ही आप ये 3 कर दीजिएगा तो क्या जल बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये हो गया आपका रेशियो। और तरह के एग्जांपल दिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक, क्लोरीन एक, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, एक यौगिक हो गया, इसको हम लोग मिश्रण नहीं बोलेंगे। मिश्रण मतलब किसी भी अनुपात में मिला दीजिए वो मिक्सचर कहलाएगा, ये आप समझ गए। तत्व किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही प्रकार के कण हो। जैसे कि मान लीजिए आप एल्युमिनियम को उदाहरण ले लिए, इसमें आपको ना, आप एल्युमिनियम का इतना बड़ा बर्तन ले लिए, उसमें आपका यहाँ भी काटिएगा तो आपका एल्युमिनियम का ही कण मिलेगा, यहाँ भी कहीं भी आप देखिएगा तो एल्युमिनियम का जो संगठन है वो टोटल आपको एल्युमिनियम मिलेगा, उसमें आपको लोहा का ना अंश मिलेगा, उसमें ना आपको सोना का अंश मिलेगा, ना दूसरे पदार्थों का अंश मिलेगा। मतलब क्या, एक ही प्रकार के अंश मिला हुआ है, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ, ये आप समझ गए। उसको हम लोग तत्व बोलते हैं। मिश्रण आपका इसमें आंसर हो गया, इसमें आपका ये होगा नहीं। आगे आते हैं 56 पे, हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है, ये क्या है, कोलाइड एक विलयन है, ये तो आपका ऑलरेडी एक विलयन है। मिश्र धातु क्या है कि ये 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि आपको बताए थे हम लोग कांसा के बारे में, कांसा में क्या था कि आपका टीन और तांबा, ये टीन और तांबा का मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है सर, ये आपका समांगी मिश्रण होता है। यही कारण है कि मिश्र धातु को ना ठोस समांगी मिश्रण बोला जाता है, सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर। याद रखिएगा किसको, मिश्र धातु को। क्योंकि आप देखिएगा कोई बर्तन आप ले लीजिए, किसका, कांसा का ही एक बर्तन ले लीजिए मान के चलिए, अब यहाँ पर काट के देखें, यहाँ पर आप जो टीन और तांबा का जो रेशियो रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर या और यहाँ पर कहीं पर भी आप रेशियो देखिएगा, टीन और तांबा का हर जगह जो रेशियो है वो आपको बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ काटे तो टीन ज़्यादा मिल गया, तांबा कम मिल गया और यहाँ पर उसका उल्टा हो गया, वैसा नहीं, आपको हर जगह आपको बराबर मिलेगा, इसलिए वो समांगी मिश्रण है। ये आप समझ गए। निम्नलिखित से कौन मिश्रण नहीं है, तो CO2 आपका मिश्रण नहीं है। कारण क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये एक आपका यौगिक है, इसमें ऑक्सीजन 2 और कार्बन 1 है। हमेशा कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 मिलकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये एक आपका कंपाउंड है, ये एक आपका यौगिक है। इसमें अनुपात क्या होता है, फिक्स होना चाहिए। बाकी आपका कोलाइड, विलयन और मिश्र धातु आपको समझा चुके हैं। आगे आता है अगला क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य है। ये सारे कथन में से आपको पढ़ना है कौन सा कथन सत्य है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। हाँ, इसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते। खुले आंखों से किसको देख सकते हैं, हम लोग निलंबन को, सस्पेंशन को देख सकते हैं, विलयन को भी नहीं देख सकते। जब इनको शांत छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर बैठते हैं, नहीं, ये कण तल पे तब भी नहीं बैठते हैं। कौन कौन तल पर नहीं बैठता है, आपका एक विलयन, विलयन के मतलब कण शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठेंगे, और आपका कोलाइड के कण भी, याद रखिएगा।
ये दोनों का कण शांत छोड़ देने पे नीचे नहीं बैठेंगे। कोलाइड के कणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, नहीं, कोलाइड के कणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता है। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन एक, केवल एक। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम किसने तत्व शब्द का प्रयोग किया था? तो आपका रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन यदि कोई पूछेगा कि तत्व शब्द का परिभाषा, यदि एग्जाम पेपर आपका आगे परिभाषा किसने दिया था, तो आपको लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एंटोनी एल लेवोजियर, एंटोनी एल लेवोजियर, इन्होंने तत्व शब्द का परिभाषा दिया था। ये रदरफोर्ड क्या है? इन्होंने नाभिक का खोज किया था। आगे हम लोग परमाणु चैप्टर में इसका डिस्कस करेंगे। जॉन डाल्टन परमाणुवाद का सिद्धांत दिए थे, सर्वप्रथम परमाणुवाद का सिद्धांत दिए थे। ये आप समझ लीजिए, आपका इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग, ये आपका रॉबर्ट बॉयल साहब है, अभी का चेहरा देख के आप याद कर सकते हैं। 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। किस यौगिक की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। ये गंधहीन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग सूंघ के पता कर सकते हैं कि ये गंध कार्बन डाइऑक्साइड का है? नहीं पता कर सकते, मतलब इसका कोई गंध नहीं होता है। किसका? CO2 का। ये आप समझ गए। अमोनिया, ये दम घोटने वाली गैस होती है, दम घोटने वाली गैस होती है, दम घोटू गैस। मतलब आप जैसे उसको अंदर लीजिएगा ना, तो आप एकदम दम घुटने लगेगा। ये आप समझ गए, ये आपका होगा नहीं। आते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मैटर का पार्ट 4। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए इतना सारा वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि काइंडली आप हमको ढेर सारा प्यार दीजिए, और आप हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ, कि मैं मोटिवेट रहूँ कि आप लोगों को और क्या जरूरत है। और आप जरूर कमेंट करके साइंस एंड झारखंड में आपको जो कुछ भी जरूरत है, जिस पर भी वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं जरूर उस पर आज 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, जितना दिन टाइम लगे, मैं उस पर आपको एग्जाम से पहले वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूंगा। आपके लिए मैं आया हूँ आप ही लोगों के लिए, कि ताकि आप लोगों को इसमें फायदा हो। बस आप हमको सपोर्ट करते रहिए। आप मेरे चैनल को आप जस्ट खाली सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और ताकि और लोगों को आप शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों तक एक्सेस हो सके जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ऐसा क्लास भी किया जाता है, कि मतलब उसमें सारा चीज़ को कंप्लीट करने का ये उद्देश्य रखे हुए हैं। मैं कोई भी चीज़ को आपको छुपा के नहीं रखूंगा, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप हमको मोटिवेट करके रखिए, और मैं आपको 100% सब कुछ अच्छा दूंगा। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? मैं आपको बताया था कि विलियन आपका टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। कहा इसका कण बहुत छोटा होता है। कोलाइड और निलंबन, ये 2 होते हैं जो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव होता है क्या? प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, उस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? अब इसमें आपको देखना है, स्टार्च का विलियन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये विलियन है, इसलिए विलियन का उदाहरण याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का विलियन, ये भी आपका विलियन पूरी तरह घुल जाता है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। नमक का घोल, नमक का घोल मतलब पानी वाला, इसमें भी आपका नमक पूरी तरह विलीन हो जाता है, पता नहीं चलता, ये भी आपका प्रकाश की किरण को नहीं फैलाएगा। दूध जो है ना, ये प्रकाश की किरण को फैला देता है, याद रखिएगा, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट को ये दर्शाएगा। टिंडल इफेक्ट नाम क्यों दिया गया? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। किसका? इस प्रभाव का। तो हम लोग इस प्रकार ये पार्ट 3 को मैटर का हम लोग कंप्लीट किए। कल मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4 कंप्लीट करके इस चैप्टर से, मैटर से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसको हम लोग खत्म करें। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले वीडियोस में। जय हिंद दोस्तों।